नमस्कार दोस्तों, सभी को शुभ दीपावली। आज की इस क्लास में हम लोग बीकानेर राजवंश से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने बीकानेर राजवंश का पूरा एकदम थ्योरेटिकली डिस्कशन कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद में आपको इसी वीडियो पर लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग वो वीडियो पूरी देख सकते हैं। और अगर आपको अभी वो वीडियो कंप्लीट करके फिर ये देखना है तो सबसे पहले वीडियो को लास्ट 15 सेकंड तक स्किप कीजिए और उसके बाद में वो वीडियो की लिंक आपको वही मिल जाएगी। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बीकानेर राजवंश से संबंधित, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो एग्जिट ना करें, लास्ट तक हमारे साथ में बने रहें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं लास्ट तक और आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं किसी भी टॉपिक की वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए चलते हैं और हम लोग अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, बीकानेर की स्थापना कब की गई। देखिए, बीकानेर की बात हम लोग कर रहे हैं और बीकानेर की स्थापना कब की गई, किसने की, ये सारी चर्चा अब हम लोग करने वाले हैं। आपके सामने मैं ऑप्शन प्रेजेंट करता हूं। ये मेरे सारे ऑप्शन है: 1888, 1865, 1814, माफ कीजिए, 1488, 1465, 1437 और 1600 ईस्वी। बताइए, बीकानेर की स्थापना कब की गई। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में हमने सारे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया था। सारे क्वेश्चन अगर आप कल की क्लास देखते हैं तो आपको आने चाहिए। कमेंट कीजिए फटाफट से कि बीकानेर की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, दो डेट्स हम लोगों ने पढ़ी थी, एक तो 1465 और एक डेट हमने पढ़ी थी 1488। लेकिन इसमें से ना बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी, वो तो हुई थी 1488 में, और जो बीकानेर की स्थापना पूछ ले तो वो आंसर हमारा हो जाएगा 1465। देखिए, होता क्या है, राव बीका आते हैं, राव बीका, जो कि 1465 में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर बसाते हैं। ठीक है, राव बीका 1465 में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, राव बीका अपने साथ एक और को जोड़ते हैं, कौन, राव नरा। और फिर 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना होती है। बीकानेर शहर की स्थापना होती है आखा तीज के दिन। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने कल की क्लास में की थी। तो मुझे लगता है जो भी बच्चा कल की क्लास देखकर इस वीडियो को देखने आया है तो उसका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि बीकानेर की स्थापना 1465 में हुई थी और बीकानेर शहर की स्थापना 1488 ईस्वी में हुई थी। बीकानेर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से हुई थी और बीकानेर शहर की स्थापना राव नरा के सहयोग से हुई थी। दोनों की स्थापनाएं राव बीका ने ही की थी। ठीक है, तो चलिए, क्या हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राव बीका की प्रथम राजधानी क्या थी। राव बीका जो थे उनकी पहली जो राजधानी है वो क्या थी। ये ऑप्शंस पिछले वाले क्वेश्चन के ही कॉपी पेस्ट हुए आई थिंक, तो इन्हें हटा दीजिए। ऑप्शंस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया, फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी पहली राजधानी क्या बनाई थी। बताइए बताइए। चलिए, आपको ऑप्शन देते हैं कुछ, वरना आप लोग ऐसे भी बता ही सकते हैं, ऑप्शन नहीं देंगे। चलिए आपको, ठीक है। राव बीका की पहली राजधानी क्या थी, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि बीकानेर जो है वो प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जांगल प्रदेश। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी अहिछत्रपुर। ठीक है, ये तो पुरानी बातें हो गई। लेकिन राव बीका ने जब बीकानेर की स्थापना की और उसके बाद में उन्होंने सबसे पहली जो राजधानी बनाई वो बनाई कोडमदेसर। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कोडमदेसर होगा। जिस भी ऑप्शन में आपको कोडमदेसर दिखे वो इसका आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे पिछले वाले ऑप्शन ही कॉपी पेस्ट हो गए हैं, तो इग्नोर करिएगा और इन्हें मैं रुके इरेज ही कर देता हूँ, ताकि जब भी आपको ये पीडीएफ मिले तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि इसमें ये ऑप्शन क्यों है, क्या पूछ रखा है उसमें। तो मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे समझे इस चीज को कि जो बीकानेर है उसकी स्थापना की थी राव बीकानेर, और स्थापना के बाद में अपनी जो पहली राजधानी है राव बीकानेर वो बनाई थी किसे, कोडमदेसर को। कोडमदेसर बीकानेर में ही स्थित है वर्तमान में, और इसका ना एक सांस्कृतिक महत्व भी है। आप जब संत एवं संप्रदाय पढ़ेंगे तो आप इस चीज को पढ़ेंगे। तो बताइए अगर किसी को पता हो तो सांस्कृतिक महत्व क्या है, हम लोग मतलब संत संप्रदाय में इसमें क्या पढ़ते हैं। चलिए बताइए कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए। तब तक मैं और बातें आपसे करता हूं कि देखिए आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, वीडियो में पढ़ते हैं और उसका फायदा भी उन्हें मिलता है, लेकिन वो लोग ना वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके जाएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी पूरा का पूरा कंप्लीट जीके करवाने का जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया वो इस चैनल पे मैं कंप्लीट करवा सकूं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, बीकानेर की स्थापना हमने पढ़ ली, बीकानेर का प्राचीन नाम और उसकी राजधानी पढ़ ली, और वर्तमान में बीकानेर की पहली जो राजधानी थी वो हमने पढ़ ली। अगला प्रश्न है, बीकानेर में जाल वृक्ष के सिक्के किसने चलाए थे। देखिए कल की क्लास में मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझा दी थी कि बीकानेर जो राज्य है उसमें जाल वृक्ष के सिक्के किसने व क्यों चलाए थे। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है राव बीका, ऑप्शन बी राव कल्याणमल, ऑप्शन सी राव लूणकरण, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है राव जैतसी। इसका आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट करके। देखिए हमारे पास में जो ये प्रश्न है इसका आंसर राव लूणकरण होगा। मैं आपको एक बार पुनः वो पूरी की पूरी कहानी बता देता हूं। राव लूणकरण जो है वो जसनाथ जी के आशीर्वाद से शासक बने थे, जसनाथ जी के आशीर्वाद से शासक बने थे। जसनाथ जी ने एक संप्रदाय चलाया था, जसनाथी संप्रदाय, जसनाथ जी के द्वारा चलाया गया संप्रदाय था जसनाथी संप्रदाय। ठीक है, अब ना ये जो संप्रदाय है इसमें जाल वृक्ष का विशेष महत्व था, जाल वृक्ष का विशेष महत्व। ठीक है, जो जसनाथी संप्रदाय था उसमें जाल वृक्ष का एक विशेष रूप से महत्व था। तो लूणकरण ने जसनाथ जी के आशीर्वाद से शासक बनने के कारण उनके जो संप्रदाय में जिस चीज का महत्व था उसके सिक्के चलाए, मतलब जाल वृक्ष के सिक्के चलाए थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बीकानेर में जाल वृक्ष के सिक्के राव लूणकरण ने चलाए थे। लूणकरण जसनाथ जी के आशीर्वाद से शासक बने थे। इनके बारे में और बात करें तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक तो जो लूणकरण शहर है, लूणकरण शहर वो बसाया था, और एक लूणकरण से झील भी बीकानेर में स्थित है तो उसकी स्थापना की थी। ठीक है, झील बनवाई थी इन्होंने। चलिए आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किस शहर को राजस्थान का राजकोट के नाम से जाना जाता है। बताइए किस शहर को राजस्थान का राजकोट के नाम से जाना जाता है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो राव लूणकरण है, उन्होंने दो चीजों की स्थापना की थी। एक तो ना जो हमारा लूणकरण सर शहर है वो, और जो दूसरा है हमारा वो उन्होंने बसाया था, एक लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया था। अब इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो राजकोट है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में राजकोट मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन सा शहर मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो मैं चेंज कर रहा हूं, लूणकरण सर जी। देखिए जो राजस्थान का राजकोट है वो लूणकरण सर ही होगा, क्योंकि ये जो शहर है इसमें मूंगफली उत्पादन ज्यादा होता है, मूंगफली उत्पादन ज्यादा होता है, और इसी कारण इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना राव लूणकरण ने की थी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, और कल भी हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा था। तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, अभी भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वीडियो के साथ अगर आप अभी तक जुड़ रहे हैं तो मतलब पसंद तो आ रही है आपको वीडियो,
तो मेक श्योर कि आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें भी, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप फटाफट से उस वीडियो को देख सकें। और मेरी गारंटी है जब आप पूरे के पूरे वीडियोस देख लेंगे, पूरे राजस्थान जीके को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में आप ना, जैसे मतलब मैथ्स के कोई बच्चे नहीं होते कि 50 में से मतलब 45 प्लस ऐसे लेके आते हैं, वो स्कोर आप राजस्थान जीके में कवर करेंगे, देखना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और इसी चैनल पे आपको पशु परिचय भर्ती के लिए पूरा का पूरा जीके, पूरी की पूरी मैथ्स, ठीक है, साइंस में पूरी की पूरी केमिस्ट्री, पूरी की पूरी फिजिक्स, ठीक है, ये चारों की चारों सब्जेक्ट मैं आपको यहीं पे कवर करवाने वाला हूं। तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, वीडियो को पसंद आ रही है तो ही करें। अगर कोई मतलब सुधार आपको लगे तो मुझे बताइए कमेंट में, अगली वीडियो से वो सुधार हम लोग करके आएंगे। और कोई प्रश्न अगर ऐड करना हो तो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से अपलोड करूंगा। आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लगे तो बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, खानवा के युद्ध के समय बीकानेर के शासक कौन थे? खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो उस टाइम पे पूछ रहे हैं कि बीकानेर के शासक कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहली बात तो, एक मिनट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। दूसरी बात करें तो ये जो प्रश्न है मैं गारंटी देता हूं कि अगर एग्जाम में आया और अगर 50% बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है तो उनमें से केवल 10% बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे पाएंगे, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, तो एग्जाम में आने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि जब खानवा का युद्ध हुआ था तो शासक कौन थे? शासक थे राव जैतसिंह, ठीक है, शासक थे राव जैतसिंह। लेकिन गलत क्यों होगा? क्योंकि लोगों को पता है कि खानवा का युद्ध में बीकानेर की तरफ से राव कल्याणमल ने भाग लिया था, तो जो शासक थे वही भाग ले रहे थे। लेकिन नहीं, राव जैतसिंह ने 1527 के खानवा के युद्ध के लिए क्या किया था कि अपने पुत्र कल्याणमल को बाबर के विरुद्ध सांगा का सहयोग करने के लिए भेज दिया था, ठीक है, सहयोग के लिए भेज दिया था। तो यहाँ पे कल्याणमल उस टाइम पे शासक नहीं थे, हमारे जो बीकानेर के शासक थे खानवा के टाइम पे वो थे जैतसिंह, ठीक है। तो अब आपको याद रहेगा ये, और जब भी एग्जाम में आएगा आप लोग गलत नहीं करेंगे तो फायदा ही हो रहा है आपका। और ऐसे ही प्रश्न मैं इस चैनल पे करवाता रहूंगा। हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, ठीक है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, राप्ती घाटी के युद्ध में राव जैतसिंह ने किसे पराजित किया था? हमें पता है एक युद्ध हुआ था राप्ती घाटी का युद्ध, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था राप्ती घाटी का युद्ध। ये युद्ध एक तरफ राव जैतसिंह लड़े थे इसमें, ठीक है, राव जैतसिंह लड़े थे। अब सामने कौन था ये पूछ रहा है, ठीक है। और आंसर भी वैसे तुम्हें बता ही रहा है कि पराजित किया था, मतलब राव जैतसिंह इसमें विजय रहे थे। जैतसिंह ने अपने जीवन में केवल 2 युद्ध लड़े थे, एक मालदेव के साथ में और एक लड़े थे हुमायूं के भाई कामरान के साथ में। मालदेव के साथ में जब लड़े तो पराजित हुए थे और इस टाइम पे ये विजय हुए थे, तो इसका आंसर तो कामरान हो जाएगा। कामरान कौन था? कामरान था हुमायूं का भाई था, हुमायूं का भाई कौन था? कामरान, ठीक है। तो आंसर हमारा कामरान हो जाएगा। इस युद्ध में राव जैतसिंह ने इसे पराजित किया था और स्वयं हुए थे विजयी, ठीक है। चलिए अब आपका जो मतलब मैं प्रश्न पूछता हूं आपको एक होमवर्क के लिए, कि ये जो युद्ध हुआ था राप्ती घाटी का युद्ध, ये किस वर्ष में हुआ था? इसका टाइम बताइए। कल की क्लास में मैंने बताया है, लास्ट में जाइए वीडियो के, क्लास शुरू कीजिए नहीं पता हो तो, और फिर टाइम तक देखिए। उसके बाद में जब आप याद कर ले उसको, तब आकर कमेंट में मुझे बता दें कि टाइम क्या था, राप्ती घाटी का युद्ध कब हुआ था, टाइम बताइए। जैसे मान लीजिए 1544 मैंने लिख दिया, ये नहीं है, हो भी सकता है, जो भी है, बट हाँ सही जो भी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से। और आंसर इसका प्रश्न का तो हम लोगों ने कर ही लिया कि कामरान होगा, और मालदेव से राव जैतसिंह पराजित हो गए थे। अब एक और प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं कि राव लूणकरण किस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? बताइए। ये प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में देंगे, दोनों प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
और अगला प्रश्न है हमारा, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन था? राव जैतसी, राव जैसल, कल्याणमल या मालदेव? देखिए एकदम सरल प्रश्न है। उसमें मतलब मैंने जैसे कल की क्लास में आप लोगों को बोला था कि शासकों का जो समय है वो अगर आपको याद होगा तो आप प्रश्नों में आराम से ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले ही बता दूं, मालदेव तो बीकानेर के थे भी नहीं, तो ये तो वैसे भी नहीं होंगे। जैसल जो थे वो भी जैसलमेर के थे, तो बीकानेर वाले में तो ये होने वाले हैं नहीं। अब बचे दो, राव जैतसी और कल्याणमल। जैतसी जब अपने पुत्र कल्याणमल को भेज रहा है मुगलों के विरुद्ध, तो अधीनता ये स्वीकार क्यों ही करेगा? तो इसके बाद में इसका पुत्र आता है और इसने क्या किया, इसने अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, तो अधीनता स्वीकार की थी कल्याणमल ने, और कल्याणमल प्रथम शासक थे बीकानेर के जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और किस प्रकार से की थी वो भी बता ही देता हूं अभी इसी क्लास में, इसी टाइम पे। 1570 में अकबर ने लगवाया नागौर दरबार। नागौर दरबार, इस दरबार के टाइम पे उन्होंने, अकबर ने क्या किया, शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था। जो प्रश्न पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड नहीं है, बट हाँ प्रश्न हमें करने ही है, एग्जाम पास करना हमारा मोटिव है। ठीक है, तो नागौर दरबार लगाया और इसी टाइम पे शुक्र तालाब का भी निर्माण करवाया गया था। और बात करें तो जो हमारे कल्याणमल हैं वो 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपने दो पुत्र, इनके दो पुत्र थे, एक तो पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़, और एक थे राय सिंह। इन दोनों को क्या करते हैं, अकबर की अधीनता में भेज देते हैं, अब अकबर की सेवा में भेज देते हैं। ठीक है, तो 1570 को ये दोनों अकबर की सेवा में चले गए थे। तो बीकानेर का प्रथम शासक राव कल्याणमल था जो अकबर की अधीनता या फिर मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है और अपने दो पुत्रों को 1570 ईस्वी में पृथ्वीराज राठौड़ व राय सिंह को अकबर की सेवा में भेज देता है। ठीक है, और राय सिंह को तो ना इतना मतलब मुगल दरबार का स्तंभ माना जाता था। ठीक है, और चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया, आंसर हम लोगों ने देख लिया, पूरी बातें हमने कर ली। इसका आंसर हमने किस प्रकार से निकाला वो आप लोग देख ही चुके हो। ऑप्शन एलिमिनेट करके आप भी एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपके जो प्रश्न है वो गलत होने की संभावना कम हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेली कृष्ण रुक्मणी रिवचनिका। एक ग्रंथ है वेली, एक मिनट क्या हो रहा है जी, देखिए एक ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी रिवचनिका। इसकी रचना किसने की थी बताइए? ये ग्रंथ है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल देते हैं। अब बताइए, देखिए इसके बारे में पहले और बातें करते हैं, तब तक वो आप आंसर जो है वो कमेंट में लिखिए, तब तक मैं आपको इस ग्रंथ के बारे में और भी चीजें बताता हूं। पहली बात तो इसकी रचना हुई थी गागरोन में। दूसरी चीज, दुर्सा आडा जो कवि थे, दुर्सा आडा, उन्होंने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। जेम्स टोड, इन्होंने इस ग्रंथ में 10,000 घोड़ों का अस्तबल बताया है। ठीक है, अब इसकी जो रचना है वो की थी राव जैतसी ने न करके उसके पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी रिवचनिका की रचना की थी। पृथ्वीराज राठौड़ किनके पुत्र थे? राव जैतसी के पुत्र थे। ठीक है, माफ कीजिए, राव जैतसी नहीं, मैंने अभी तो आपको बताया है, कल्याणमल के पुत्र थे। ठीक है, कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक पृथ्वीराज राठौड़ और एक कौन थे? राय सिंह। ठीक है, तो जब राय सिंह जो थे वो तो बीकानेर के शासक बन गए, फिर जो पृथ्वीराज राठौड़ है उन्हें सौंपा गया गागरोन की जागीर। गागरोन की जागीर जब अकबर ने सौंपी तो गागरोन में जाकर इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की और दूसरा आडा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे 10,000 घोड़ों का अस्तबल बताया है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया, पृथ्वीराज राठौड़ होगा। और आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, किस शासक को अकबर ने 4,000 का मनसब देगा और जहांगीर ने इसे बढ़ाकर 5,000 कर दिया? ठीक है, देखिए अकबर जो थे उन्होंने ही मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत के तहत इन्होंने बोला था कि कोई भी जो है मतलब गैर
रक्त संबंधी, ऐसे मान लीजिए अकबर के अगर परिवार से नहीं है तो उसे अधिकतम 5,000 का मनसब, और जो परिवार से है उसे अधिकतम 10,000 का मनसब दिया जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने नियम बनाया और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि खुद ही इन्होंने इन नियमों को तोड़ दिया। जो जयपुर के मान सिंह थे उन्हें 7,000 का मनसब दिया अकबर ने, और जो जहांगीर था उसे 12,000 का मनसब अकबर ने दिया था। तो 10,000 से ज्यादा दे दिया और 5,000 से भी 7,000 कर दिया। तो मतलब दोनों ही नियम तोड़ दिए थे। लेकिन हाँ, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। लेकिन एक शासक ऐसा था बीकानेर का जिसे अकबर ने दिया था 4,000 का मनसब, और फिर जब जहांगीर शासक बने तो उन्होंने इस मनसब को बढ़ाकर 5,000 का मनसब कर दिया, 1,000 से इसको बढ़ा दिया। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बताइए, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। इसका आंसर होगा महाराणा राय सिंह। ठीक है, महाराज राय सिंह। राणा तो हम लोग उदयपुर वालों के लगाते हैं। ठीक है, तो महाराज राय सिंह। और ना राय सिंह को इन्होंने एक मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। मिर्जा राजा की उपाधि दी थी किसने? अकबर ने। ठीक है, और बात करें तो 3 जागीरें भी दी थी। देखिए, नूरपुर, शमशाबाद और जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या किया है इन्होंने? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया किसने? राय सिंह ने। राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसी प्राचीन दुर्ग के ऊपर करवाया, इसलिए इसका नाम जूनागढ़ पड़ा, और इसे हम लोग जमीन का जेवर कहते हैं। ये बात मैंने ना जब आपको दुर्ग पढ़ाए थे, पूरी 7 क्लासें लग गई थी हमें दुर्ग कवर करने में। पूरे राजस्थान के दुर्ग पढ़े हमने आराम आराम से, पूरा हर एक डिटेल के साथ में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट से चैनल पेज पे जाइए, आपको थंबनेल में ही देखने को मिल जाएगा। पूरा एकदम सीरियल से क्लासेस अपलोड की हुई है। आप 1 नंबर से शुरू कीजिए और लास्ट तक 6-7 क्लासें हैं, पूरी कंप्लीट कीजिए। उन्हीं में मैंने आपको प्रश्न भी करवाए हैं, तो प्रश्न भी आप वहां से कर सकते हैं। और बात करें तो हमारा जो इसमें है ना, आगे चलते हैं, आगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ ही देखते हैं। शायद मैंने प्रश्न वो ही डाला है जो मैं सोच रहा हूं। जी हाँ, देखिए, दत्तानी का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? एक युद्ध हुआ दत्तानी का युद्ध। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि जो दत्तानी का युद्ध है ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था सिरोही में। ठीक है, अब ये युद्ध लड़ा किनके बीच गया था वो बताइए। ये जो युद्ध है इसमें मैं आपको पूरी की पूरी स्टोरी बताता हूं। देखिए, सिरोही के शासक थे कौन? बीजा देवड़ा। बीजा देवड़ा, इनका अधिकार था सिरोही पे। इनके भाई थे कौन? सुल्तान देवड़ा। इन दोनों के बीच में विवाद ये था कि राज्य विवाद था इनके बीच में। सिरोही हड़पने का मतलब विवाद था। सुल्तान देवड़ा स्वयं शासक बनना चाहते थे और विजय देवड़ा स्वयं उस टाइम पे शासक थे, तो विवाद था इनके बीच में। अब बीच में एक तीसरा ही आता है कौन? राय सिंह। राय सिंह युद्ध करके विजय देवड़ा से आधा सिरोही छीन लेता है और ये आधा सिरोही दे देता है अकबर को। अकबर क्या करता है? ये आधा सिरोही दे देता है जगमाल को। जगमाल था महाराणा प्रताप का भाई। जब महाराणा प्रताप को शासक बनाया गया तो जगमाल क्रोधित होकर अकबर की सेवा में चला गया था और अकबर ने उसे आधा सिरोही दिया। अब सुल्तान देवड़ा को तो शासक बनना था, तो इन्होंने युद्ध किया किनके साथ में? जगमाल के साथ में, और इसी युद्ध का नाम पड़ा दत्तानी का युद्ध। तो सुल्तान देवड़ा और जगमाल के बीच में युद्ध हुआ था। पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि जगमाल है उसकी हो गई हत्या, मतलब युद्ध में मारा गया जगमाल और विजय हुए सुल्तान देवड़ा। ठीक है, अब चलिए यहां तक अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चले। बताइए अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। अगर कोई डाउट हो तो वहीं पे सॉल्यूशन किया जाएगा। वीडियो लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसकी देख रेख में करवाया था? जी हाँ, मैं यही प्रश्न सोच रहा था। यहाँ पे हम लोग पूरा पढ़ते हैं थोड़ा। जूनागढ़ जो है वो जागीर दी थी अकबर ने जब मिर्जा राजा की उपाधि दी थी उस टाइम पे। इस पर जो पुराना एक किला था उसी के ऊपर एक किला बनवाया गया, जिसके कारण इस किले का नाम पड़ा जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग निर्माण करवाया राय सिंह ने।
दुर्गों की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, इसे जमीन का जेवर कहते हैं। ठीक है, अब जो ये दुर्ग का निर्माण हुआ, ये राय सिंह ने जो निर्माण करवाया, जमीन के जेवर का जो निर्माण करवाया, ये इन्होंने अपने मंत्री, इनके मंत्री का नाम था करमचंद, इनकी देख रेख में करवाया था। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा और आंसर होगा करमचंद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा था, बताइए। कल के क्लास में मैंने आपको बहुत ही तरीके से बताया था कि लूणकरण को तो कलयुग का करण और राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा, किस ग्रंथ में कहा, क्यों कहा था। ठीक है, तो बताइए फटाफट से, अभी के अभी बताइए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए मुंशी देवी प्रसाद, ऑप्शन बी जय सोम, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी बाण भट्ट, क्या होगा इसका आंसर। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने कल बात करी, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो भाई वो वीडियो फटाफट से एक बार 2x स्पीड पे पूरा देखिए दोबारा, क्योंकि इस प्रकार से आप लोग अगर स्किप करेंगे और चीज़ों को भूलेंगे तो वो कभी याद नहीं होंगे, आपको याद करना पड़ेगा, रिवीजन नहीं किया होगा आई थिंक आपने, तभी याद नहीं है। देखिए, इसका जो आंसर है वो है मुंशी देवी प्रसाद, और मुंशी देवी प्रसाद ने किसे कहा, राय सिंह को कहा, क्या कहा, राजपुताने का करण कहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर बीकानेर राजवंश में कोई प्रश्न बनता है तो वो है मतीरे की राड़ से। ठीक है, मतीरे की राड़ है क्या, पूरा का पूरा इस स्लाइड में समझेंगे अभी के अभी। देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न ये है कि मतीरे की राड़ कब हुई थी, बताइए। 1688, 1665, 1644, 1600 ईस्वी, किस टाइम पे मतीरे की राड़ हुई थी ये बताइए। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं किन किन के बीच हुई थी, या फिर हम लोग सबसे पहले ही चर्चा कर ले कि ये पूरी बातें इसके बारे में, और फिर प्रश्न का आंसर तो अपने आप आ ही जाना है। तो देखिए, सबसे पहले ना बीकानेर के जो शासक थे वो थे करण सिंह, और एक नागौर थी रियासत, उसके शासक थे अमर सिंह। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक गांव था जाखड़िया गांव, जाखड़िया गांव को लेकर के एक सीमा विवाद हुआ जिसे हम लोग मतीरे की राड़ कहते हैं। ठीक है, और युद्ध हुआ यहाँ पे। ठीक है, और ये जो हुई थी ये हुई थी 1644 ईस्वी, तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1644 ईस्वी। ठीक है, चलिए, तो यहां तक अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। और इसमें ना विजय हुए थे करण सिंह, विजय हुए थे, इसमें अमर सिंह की हार हुई थी और विजय हुए थे कौन, करण सिंह विजय हुए थे। चलिए बताइए, यहां तक क्लियर है, क्लियर है क्या यहां तक। आगे चलते हैं, आगे चले तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है वो आता है साहित्य कल्पद्रुम, साहित्य कल्पद्रुम इस नाम से ग्रंथ की रचना किसने की थी। साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी। एक शासक का ग्रंथ है, और जो भी ग्रंथ या तो संतों के होते हैं या फिर किसी शासक के होते हैं, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना नाम भूल जाना, लेकिन इसके जो प्रश्न का उत्तर है ये मत भूलना। चलिए बताइए, साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। पहला ऑप्शन है अमर सिंह, दूसरा ऑप्शन है अनूप सिंह, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी सिंह, और चौथा ऑप्शन है हमारा करण सिंह। देखिए, जिस शासक के समय मतीरे की जो राड़ हुई थी उसी शासक ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था साहित्य कल्पद्रुम, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा करण सिंह। ठीक है, याद रखना ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं ताकि आप जब भी स्लाइड से मतलब रिवीजन करें तो आप लोग इन प्रश्नों पे फोकस कर सकें। चलिए आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है औरंगजेब के रिलेटेड। औरंगजेब ने उपाधि दी थी माही भरातीव की किसी शासक को। ठीक है, तो ये उपाधि किस शासक को दी गई थी, यही प्रश्न में पूछा है, बताइए। औरंगजेब ने माही भरातीव की उपाधि किससे दी थी, किसने नहीं किसे दी थी, ने हटाते हैं हम लोग जी। माही भरातीव का मतलब क्या होता है भाई, पहले ये बताइए। माही भरातीव का मतलब होता है मेरा भाई।
इतना क्लोज कौन था औरंगजेब के कि उसको माही भ्रातृ की उपाधि दे दी? इसका आंसर होगा हमारा अनूप सिंह। करण सिंह के बाद में शासक बने अनूप सिंह, और अनूप सिंह को ना माही भ्रातृ की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। तो ये रटने की चीज है, इसमें कुछ समझाया जा नहीं सकता, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें कुछ वैसे मतलब ट्रिक वगैरह कुछ है नहीं, तो ठीक है, मतलब याद हो ही जाएगा जब एक दो बार देखेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे, और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से अनूप सिंह के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ नहीं है? देखिए भाई, जो अनूप सिंह है वो एक स्वयं विद्वान शासक थे, विद्वान शासक थे, और विद्वानों के आश्रयदाता भी कहे जाते हैं, विद्वानों के आश्रयदाता। ठीक है, अनूप सिंह जो थे वो स्वयं एक विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता थे। अनूप सिंह ने कुल 3 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से मैंने तीनों के नाम चारों ऑप्शनों में लिखे, और एक जो है वो अलग है। बताइए। देखिए, अनूपोदय जो ग्रंथ है वो स्वयं अनूप सिंह का ही है। काम प्रबोध है वो भी अनूप सिंह का है। अनूप व्यवहार सागर नहीं है। अनूप विवेक भी अनूप सिंह के द्वारा ही लिखा हुआ है। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा अनूप व्यवहार सागर। ठीक है, आगे चलते और इनकी बात करते हैं, विद्वानों के आश्रयदाता किस प्रकार से थे। चलिए, एक प्रश्न आता है कि भागवत गीता जो हमारा हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, भागवत गीता का मारवाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था? भागवत गीता का अनुवाद हुआ किस भाषा में? मारवाड़ी भाषा में। और किसने किया वो बताइए। आपके पास में 4 ऑप्शन है, आनंद राम, आनंद भट्ट, मणिराम, और चौथा है भाव भट्ट। देखिए, जो भागवत गीता धार्मिक ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म का, उसका जो मारवाड़ी भाषा में अनुवाद है वो किया गया है आनंद राम के द्वारा। ठीक है, अब आपको बता दूं कि ये जो चारों के चारों शासक हैं ये अनूप सिंह के दरबारी विद्वान थे, अनूप सिंह के ही दरबारी विद्वान थे। जो भाव भट्ट है ये संगीत से संबंधित थे, इन्होंने संगीत से संबंधित ग्रंथों की रचना की। ठीक है, आनंद भट्ट इन्होंने वो ग्रंथ रचना की थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, 1 मिनट जी, अनूप व्यवहार सागर जो बताया ये आनंद भट्ट का ग्रंथ है। और आनंद राम जो है उन्होंने आपको बताया मैंने कि मारवाड़ी भाषा में अनुवाद किया था भागवत गीता का। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा चारों में से वो यही लगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ना अब होमवर्क देता हूँ कि दारा सिकों ने भी भागवत गीता का अनुवाद किया था। अब आप बताइए कि किस भाषा में अनुवाद किया था, वो आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। तो आज का आपका होमवर्क 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अगले जो स्लाइड है उस पे हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है, हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाला, हुड्डा सम्मेलन हुआ था आपको पता है मराठों के विरुद्ध, हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाला बीकानेर का शासक कौन था? बीकानेर से आपको पता है ना कि हुड्डा सम्मेलन के टाइम पे बहुत से शासक थे जो मतलब हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। तो समथिंग 4 या 5 कुछ रियासतें थी। हम लोगों एक तरीके से, मैं एक काम करता हूँ ना, जो ये ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं इनका मैं शॉर्ट्स अपलोड करना शुरू करता हूँ। ठीक है, जैसे हुड्डा सम्मेलन पे मैंने 1 मिनट का शॉर्ट्स अपलोड कर दिया, आपका टाइम भी खराब नहीं होगा, बीच बीच में बताएंगे तो टाइम खराब होगा, और फटाफट से प्रश्न भी क्लियर हो जाएंगे, प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी रहती है। तो फायदा आपका ही है, ज्यादा डबल फायदा हो जाएगा आपको। तो एक ही काम करते हैं हम लोग, शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करना शुरू करते हैं। और जैसे हुड्डा सम्मेलन पे एक शॉर्ट्स बनाते हैं, उसके बाद में बीकानेर में जैसे गंगा सिंह हमारे जो शासक है उनके जो सारे के सारे प्रश्न वगैरह है वो हम लोग शॉर्ट्स के माध्यम से ही देखेंगे। ठीक है, चलिए, जो हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक थे वो थे हमारे जोरावर सिंह। बाकी के अनूप सिंह हम लोगों ने पढ़ लिए, करण सिंह भी पढ़ लिए, और अमर सिंह जो नागौर के शासक मतीरे की राड़ से संबंधित थे, इन दोनों के बीच में थी, तो वो वैसे नहीं बने। ठीक है, तो आपने देखा कि हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक जोरावर सिंह है। इस प्रश्न को आप लोग मतलब दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं? जी हाँ, जैसे मैथ्स में अलग अलग तरीके होते हैं वैसे ही आप जीके में भी तरीके लगा सकते हैं। किस प्रकार से? अगर आपको इनकी टाइमलाइन पता है तो आपको पता ही होगा हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था। उसके बाद में आप टाइमलाइन मैच कीजिए किस टाइम पे कौन से शासक थे, और हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलकर अपने जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भटनेर का नाम हनुमानगढ़ कब रखा गया था?
चलिए मैं आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझाता हूँ। सूरत सिंह नाम से एक बीकानेर के जो शासक थे जिन्होंने सूरत ही बदल दी थी। ठीक है, सूरत सिंह नाम से एक शासक थे जिन्होंने भटनेर की सूरत बदली थी, मतलब हनुमानगढ़ नाम रखा था। हुआ क्या, इन्होंने 1805 ईस्वी में जाबता सिंह भाटी पर आक्रमण किया। जाबता सिंह भाटी पर आक्रमण किया और भटनेर पर अधिकार कर लिया। फिर दिन आता है जब अधिकार हुआ, तो वो दिन आता है 16 अप्रैल 1805 का। इस दिन था मंगलवार। क्या था? मंगलवार। तो मंगलवार होने के कारण हनुमान जी के नाम पर भटनेर का नाम रखा गया हनुमानगढ़। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई इश्यू नहीं होगा। मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। हमारा जो प्रश्न उसका आंसर सी हो जाएगा। और अगर कुछ डाउट हो तो बताइए। और एक ना, यही वो शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर चूरू के किले पर आक्रमण किया था और उन्होंने चांदी के गोले दागे थे। चूरू वाले के पास क्या हुआ, सीसा और जस्ता खत्म हो गया, तो गोले किस चीज के बनाए? तो इन्होंने क्या किया, जो सारे घर के मतलब जो भी घर थे उन्होंने अपने अपने घर से चांदी ला के और जागीरदार को दे दी, किलेदार को दे दी। और किलेदार ने क्या किया, फिर उसके गोले बनाए और इन पे दाग दिए। फिर ये ना बिना युद्ध किए वापस लौट गए थे, ऐसा मतलब कहावत प्रचलित है, सुना जाता है ऐसा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये बिना युद्ध किए वापस लौट गए थे। और अब आपका एक और होमवर्क का प्रश्न अभी आता है कि जो हमारा चूरू का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? चूरू का किला का निर्माण किसने करवाया था? और जब चांदी के गोले दागे गए तो उस टाइम पे शासक कौन था? ये सारी चीजें मैंने आपको दोनों के दोनों प्रश्न मैंने आपको जब दुर्ग पढ़े थे हमने 6 क्लास में पूरा एकदम थ्योरेटिकली, तो मैंने आपको बताई थी। आप लोग अगर वो वीडियो देखे हैं आप लोगों ने तो आप आराम से आंसर दे देंगे, वरना फिर भी आप बेसिक नॉलेज से अपना आंसर दीजिए। और यहाँ कोई माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो खुल के आंसर दीजिए आराम से। चलिए आगे चलते और अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति हुई। मैं तो कहूंगा इस क्रांति में अंग्रेजों का अगर किसी ने भरपूर सहयोग किया है ना, तो वो बीकानेर वाले शासक ही था। भरपूर सहयोग, अंग्रेजों का भरपूर सहयोग अगर किस शासक ने किया है ना, तो वो बीकानेर का शासक था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इन्होंने ना बीकानेर में थे ये लोग, और ये लोग हिसार तक गए। हिसार हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा हिसार। सरदार सिंह थे उस टाइम पे शासक, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक सरदार सिंह थे। हिसार तक गए ये, और हरियाणा तक मतलब क्रांति का दमन करने में अंग्रेजों का सहयोग किया। तो इतनी दूर गए हैं तो कुछ ना कुछ फायदा तो इन्हें भी हुआ होगा। तो अंग्रेज इनसे हुए प्रसन्न और बोले, मांगो बच्चा, क्या मांगते हो? एक वरदान। तो इन्होंने मांग लिया टिब्बी परगने के 41 गांव। तो अंग्रेजों ने इसको इन्हें मतलब टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट किए थे। ठीक है, अब प्रश्न देता हूं आपको होमवर्क फिर से। हमने 1857 की क्रांति पढ़ी है इसी चैनल पे। देखिए उसमें मैंने आपको एक उपाधि बताई थी, जीसीआई। तो इसकी फुल फॉर्म बता दीजिएगा आप जरा कमेंट में कि जीसीआई की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, हम लोग पीछे की चीजों को भी रिवाइज करते चलेंगे ताकि हम लोगों को कोई इश्यू ना हो। ठीक है, आप भूले नहीं उस चीज को। अब जैसे आपको जीसीआई मान लीजिए भूल गए आप, लेकिन अब इसे जब खोजने के लिए आप जाएंगे अपने नोट्स में, तो आप साथ में 10 चीजें और पढ़ेंगे तो आपको वो भी क्लियर होंगी। तो फायदा होता है, होमवर्क से आंसर दिया करिए और चेक कीजिए कि मतलब आपका आंसर सही है कि नहीं है। बाकी कमेंट में तो मैं बता ही दूंगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो ये सेगमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इसी प्रकार से सारे के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकली पूरा का पूरा पार्ट्स वगैरह में, या फिर अगर एक मैराथन क्लास में होता है तो मैं पूरा का पूरा टॉपिक अपलोड करूंगा। उसके बाद में हम लोग उसकी एक प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, उसमें हम लोग PYQs रखेंगे प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, तो दोनों हम लोग कवर करेंगे। तो बीकानेर राजवंश हम लोगों ने कल पूरा थ्योरेटिकली पढ़ा था। उसके बाद में आज हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही वीडियो खत्म होगी तो लास्ट 15 सेकंड पे आपकी स्क्रीन पे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, ये स्क्रीन है आपकी, यहाँ पे सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आएगा, तो सब्सक्राइब करना सबसे पहले। तो उसके बाद में यहाँ आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें मैं आपको वो वीडियो की लिंक डाल दूंगा जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी, पूरा का पूरा बीकानेर राजवंश।
तो आप उसे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने 1 घंटे का समथिंग कोई वीडियो आएगा, उसमें मैंने पूरा का पूरा बीकानेर का राजवंश पढ़ा रखा है, तो आप वहां से उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रश्न हमारा होता है कंप्लीट। आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न है कि किस शासक ने बीकानेर के राजपूतों से कन्या वार्ड वार्ड नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इसे इरेज करते हैं। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है हमसे भी, तो इग्नोर कीजिए करिए। ठीक है, इतनी चीजें बताइए, आपको इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए, उन पे फोकस कीजिए। जी देखिए, एक मिनट, कर्सर कहाँ गया हमारा? देखिए यहां लिख देते हैं हम लोग कन्यावध, बस हो गया हमारा प्रश्न सही। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न की, क्या पूछा है, शासक का नाम पूछा है, शासक होना चाहिए बीकानेर का, और किया क्या इन्होंने, राजपूतों से कन्या वध पर प्रतिबंध लगाने की आण निकलवाई। आण क्या होती है भाई? आण क्या होती है? आण ना हम लोग एक जगह पढ़ेंगे, जब हम लोग मतलब एकीकरण नहीं, 1857 की क्रांति के बाद में लेकर और राजस्थान का जो एकीकरण है उस टाइम तक की जो घटनाएं पढ़ेंगे ना, उसमें एक नाम आएगा आण प्रथा। वहां आपको पता चलेगा आण प्रथा क्या है। लेकिन 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 आप पढ़ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो मैं आपको वहां क्यों भेजूं? मैं आपको यही बताऊंगा आण क्या होती है। आण होती है महाराजा की सौगंध, महाराजा की सौगंध। ठीक है, आप लोग नहीं करते थे क्या बचपन में, विद्या कसम खाओ, तो वही होती है महाराजा की सौगंध, जो होती है वो होती है आण। ठीक है, तो बीकानेर के एक शासक थे, बीकानेर के शासक थे, उन्होंने राजपूतों को एकत्रित किया, वो लेके गए, इन्हें कहाँ, बिहार लेके गए थे। बिहार में जगह है गया, आपको पता ही है, तो ये सारे मिलके कहाँ गए, गया गए। ठीक है, वहां जाकर इन्होंने हाथ में लिया गंगा जल और फिर आण निकाली कि हम लोग कन्यावध पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो वो शासक कौन थे बताइए? अब ऐसा शासक होगा तो वो कोई हीरा ही होगा, हीरा या फिर कोई रतन इस टाइप का, तो रतन सिंह ही थे। आप लोग अब कभी नहीं भूलने वाले इस प्रश्न को। ठीक है, रतन सिंह थे, लेकिन कन्यावध पर जो पूर्ण प्रतिबंध है वो 1844 में लगा था बीकानेर में, ये याद रखना। मैंने आपको ये पढ़ाया है। अब कहाँ पढ़ा है हमने? जब हमने पढ़े थे, याद कीजिए, जब हमने प्रथाएं पढ़ी थी राजस्थान की, यानी कि कुप्रथाएं बोलूंगा मैं इन चीजों को। ठीक है, कुप्रथाएं जो हमने पढ़ी थी, हमने एक क्लास पूरी डेडिकेटेड क्लास हम लोगों ने इसके लिए बनाई थी, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ी थी कि बीकानेर में जो कन्यावध है उसका जो विरोध है, मतलब प्रतिबंध जो उस पर लगे थे, वो 1844 ईस्वी में लगे थे। ठीक है, तो आपको रतन सिंह क्लियर हुए। अब आगे चलते हैं। आगे चले तो हमारा जो यहाँ पे एक चीज मुझे आपको बतानी है कि अगर आप लोग वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो तो आपको पसंद आई है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी, ताकि जब भी मैं कोई ना कोई न्यू वीडियो लेके आऊं, ठीक है, न्यू वीडियो लेके आऊंगा तो बेल आइकन अगर आपका ऑल पे सेलेक्ट है तो नोटिफिकेशन आपके पास में आएगा। नोटिफिकेशन बार से आप डायरेक्ट मेरे वीडियो पे आएंगे और आप अपना जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे, रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं होता, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ चुके हैं ना तो फिर अगर वीडियो देखते हैं तो क्लियर हो जाता है वो टॉपिक। और भी कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा, 2 प्रश्न आप लोगों ने नहीं पढ़े और वो 2 एग्जाम में आ गए, तो पढ़ा हुआ कोई काम का ही नहीं रहा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है, और नहीं है तो 2x में देखिए, उस इतना तो टाइम सबको मिलता ही है। वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोगों को पसंद तो आ रही होगी वीडियो, हेल्पफुल तो है आपके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, अपने जो मित्र लोग हैं उनके साथ में शेयर करेंगे, ताकि वो भी अपना जो पढ़ाई है वो जारी रख सकें। और फ्री में मैं पूरा राजस्थान जीके का कोर्स करवाने वाला हूँ इस चैनल पे, तो जरूरी है ये चीज़ें, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। खैर छोड़िए, अगर आप लोगों ने कर दिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कर ही दोगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल किसी एक नए टॉपिक के साथ में, नए जोश के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।